हमारे सारे दोस्तों का नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से हमारे एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस सेशन में हम बीएड कोर्स 5 के संदर्भ में बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट जो हम लोगों का एक है कोर्स 5, ठीक है। उसके अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे शास्त्र केंद्रित विषयों की समझ, यानी कि विद्यालयी पाठ्यक्रम का आधार। इसके संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी पुस्तक से हमने लिया है। तो ये अग्रवाल पब्लिकेशन का एक पुस्तक हमारे पास था, उसी को हमने जो स्कैन किया है और आप सभी के लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये खासकर हम उन सभी हमारे दोस्तों के लिए और उन सभी हमारे भाई बहनों के लिए हमने लेके आया है जिसके पास पाठ्य पुस्तकें नहीं है या फिर किसी कारण से वो लॉकडाउन में कहीं फंस चुके हैं तो वो पढ़ नहीं पा रहे होंगे। तो इसीलिए हमने ये चीज़ें लाने का जो है प्रयत्न किया आप सभी के लिए, कि आप सभी के पास एक बेहतर विकल्प हो पढ़ने के लिए, ताकि आपका एग्जामिनेशन बेटर हो सके, आपका भविष्य अच्छा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं और इस सेशन में देखते हैं कि शास्त्र केंद्रित विषयों की समझ वो विद्यालय पाठ्यक्रम का आधार क्या है। यानी कि पाठ्यक्रम के संदर्भ में यहाँ पर आप देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम के क्या अर्थ हैं, पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं आदि हर एक चीज़ों के संदर्भ में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक बार हम आपको इसका झलक दिखा देना चाहेंगे कि इनमें किन किन चीज़ों का समावेश है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो इसके अर्थ के संदर्भ में बात करेंगे, फिर इसकी परिभाषाएँ हैं, कुछ इसके समझ के संदर्भ में परिभाषाएँ दी गई है। और इसके संदर्भ में आप देखेंगे कि प्राचीन अवधारणा, आधुनिक अवधारणा, ये भी इसमें आप पढ़ेंगे। और इसके उपयोगिता पढ़ेंगे इसमें हम लोग, और जो इसमें विशेषताएं इसकी क्या है वो पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम क्या है, इसके संदर्भ में एक विशेष पाठ्यक्रम और सिलेबस में जो अंतर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और जो इसका सिद्धांत है, पाठ्यक्रम के सिद्धांत हैं, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत मुख्य चीज़ें इसमें है जो हम आप सभी को बताएंगे आज के इस सेशन में। तो आप लोग सेशन को शुरू से अंतिम तक देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होगा। और जो खासकर बीएड के छात्र हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो भी जितने भी लोग हमारे इस देख रहे होंगे इसे, जो बीएड, डीएलएड, सीटेट, एसटेट, बीटेट किसी भी चीज़ों की तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उसे कम से कम तो इसका नॉलेज होना चाहिए कि पाठ्यक्रम क्या है इसके संदर्भ में। तो एक बार उसे ज़रूर देखना चाहिए संपूर्ण सेशन को। तो आप सभी के हम आभारी होंगे, पूरा सेशन आप लोग देखेंगे। यदि जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं और समय को हम लोग नहीं गंवाते हैं। यहाँ देखते हैं सबसे शुरुआत, तो यहाँ पे आप देखेंगे शास्त्र केंद्रित विषयों की समझ, ठीक है। इसका नाम ही है क्या, शास्त्र केंद्रित विषयों की समझ व विद्यालय पाठ्यक्रम के आधार, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, इसके बाद जो है इन स्कूल करिकुलम, स्कूल और जो है स्कूल करिकुलम के संदर्भ में बातें यहाँ पर की गई हैं। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षण कार्य उद्देश्य रहित नहीं हो सकता है। मतलब जो शिक्षण का कार्य होता है वो कभी उद्देश्य रहित नहीं हो सकता है, मतलब उद्देश्य को छोड़कर नहीं हो सकता है। बिना उद्देश्य के हम कोई शिक्षण कर ही नहीं सकते। तो उद्देश्य कार्य शिक्षण यहाँ लिया हुआ है। शिक्षण कार्य जो है ये उद्देश्य रहित नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षण का ध्येय पूर्व निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति, निश्चित विषय वस्तु उसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है। जो आपके पास जो पाठ्यक्रम होता है, जो आपका सिलेबस होता है वो पूर्व निर्धारित होता है और सुव्यवस्थित होता है। वो आपकी शिक्षा की एक व्यवस्था होती है जिसे पाठ्यक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ जिसे पाठ्यक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इसे पाठ्यक्रम में ही रखा जाता है आपके लिए। और आगे देखते हैं इसमें व्यवस्थित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्य प्राप्ति का साधन का एक मार्ग हो जाता है। यहाँ तक स्पष्ट आप सभी को शायद जानकारी होगी। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाठ्यक्रम का अंग्रेजी शब्द होता है करिकुलम। क्या होता है, करिकुलम शब्द होता है जो क्यूरेट शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है यहाँ देखते हैं क्या अर्थ होता है इसका। जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्या होता है, दौड़ का मैदान जिसका अर्थ होता है, यानी कि रेस कोर्स, दौड़ का मैदान। क्या होता है, दौड़ का मैदान होता है। तो हॉर्न महोदय एक जो है शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने शिक्षण प्रक्रिया के 4 प्रमुख अंग बताए, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के उन्होंने 4 प्रमुख अंग बताए। उसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहली बात जो है वहाँ पर पाठ्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसके 4 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग उन्होंने बताया 4 इसके। सबसे पहला उन्होंने बताया पाठ्यक्रम, इसके बाद उन्होंने बताया वातावरण, फिर उन्होंने कहा शिक्षण, और जो है ये उन्होंने बताने का प्रयास किया कि एक यहाँ पे स्टूडेंट यानी कि छात्र हैं, और पाठ्यक्रम है, वातावरण और शिक्षण, ये 4 उसके प्रमुख अंग होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया के 4 प्रमुख अंग की चर्चा करी थी हॉर्न महोदय ने। किसने, हॉर्न महोदय ने चर्चा की थी। और उन्होंने बताया था कि विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, वातावरण और शिक्षण, ये 4 चीज़ें जो है शिक्षण प्रक्रिया के अंग होते हैं। उन्होंने बताया कि यदि पाठ्यक्रम शैक्षिक
दौड़ का मैदान है। ठीक है, यदि पाठ्यक्रम क्या है, शैक्षिक दौड़ का मैदान है, तो विद्यार्थी पाठ्यक्रम रूपी मैदान के अनुसार दौड़ने वाला धावक है। बिल्कुल, पाठ्यक्रम पर दौड़ता कौन है? आखिर जो ये पाठ्यक्रम का निर्धारण हुआ है, जो पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है, इस पाठ्यक्रम पे चलना किसको है? पाठ्यक्रम पे विद्यार्थी को चलना है। इसीलिए जो दौड़ने वाला धावक होता है वो क्या है? वो पाठ्यक्रम रूपी मैदान पर जो है दौड़ लगाता है। जो छात्र होता है वही क्या होते हैं? धावक होते हैं। ठीक है, तो वातावरण वह दर्शक है। वातावरण क्या है? वो दर्शक है जो उसे दौड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। लेकिन जो पाठ्यक्रम है वो उसका मैदान है जिसमें वो दौड़ लगाता है ना। तो ये इसको हम एक शिक्षक का पथ प्रदर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्रेरित करता है बच्चों को, तो ये शिक्षक का पथ प्रदर्शक होता है कि वो किस प्रकार से अपने शिक्षण प्रक्रिया को आगे ले जाएं, या फिर शिक्षण प्रक्रिया में किन चीज़ों का समावेश करे, जिससे कि उसका शिक्षण जो है स्पष्ट हो सके, सरल हो सके और प्रभावी बन सके। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शिक्षक के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करता है। आगे इसमें दिया हुआ है कि यह प्राचीन समय में पहले के समय की बात यहाँ पर की जा रही है। तो पाठ्यक्रम का अर्थ कुछ विषयों से संबंधित बातों को ही माना जाता था। ठीक है, जैसे कि अभी के समय में हम लोग जो सिलेबस मानते हैं, जो पाठ्य वस्तु हम लोगों का है, जो पाठ्य विवरण हम लोग जिसे बोलते हैं, तो पाठ्य वस्तु तक ही सीमित था पहले के ज़माने में। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में ये काफ़ी व्यापक हो चुका है। जिसे हम लोग सिर्फ पाठ्य वस्तु तक सीमित रखना चाह रहे थे या फिर समझ रहे थे, वो काफ़ी विस्तृत हो चुका है। इसमें अभी के वर्तमान समय में यहाँ पे दिया गया है कि लेकिन समाज, शिक्षा तथा ज्ञान में हुई अभूतपूर्ण वृद्धि, जो ज्ञान में वृद्धि हुई उसके कारण जो परिवर्तन हुआ, पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु तक ही सीमित नहीं रह करके शिक्षा के उद्देश्य, विद्यार्थी की रुचि, प्रवृत्ति, सामाजिक आकांक्षाएं और अपने अंदर काफ़ी चीज़ों को सम्मिलित किए हुए। तो पाठ्यक्रम की कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो है इस प्रकार दिया गया है, जिससे कि इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम क्या है। चलिए देखते हैं एक एक करके उसके डेफिनेशंस के संदर्भ में जो उनके कुछ शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दिए गए हैं और पाठ्यक्रम को जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके पाठ्यक्रम के परिभाषाएं हैं और किनके किनके द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पाठ्यक्रम की परिभाषा में आप देखेंगे कि जो मुनरो महोदय हैं, कौन है? मुनरो। ठीक है, मुनरो महोदय ने एक परिभाषा दिया। इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं। जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है, जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, उस पाठ्यक्रम में होता क्या है? तो पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव होते हैं जिनका विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो करिकुलम embodies all the experiences which are utilized by the school and attain the aims of education। ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने कही थी, मुनरो ने कही थी। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सभी के लिए यहाँ पे परिभाषा स्पष्ट रूप से है। दोनों ही लैंग्वेज में ये परिभाषाएं थी, तो हमने आपको बताया। ठीक है, आगे देखते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था। क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में सीखने वाला बालक के सभी अनुभव निहित होते हैं। सीखने वाले बालक के वे सभी अनुभव निहित होते हैं जो जिन्हें वह विद्यालय या विद्यालय के बाहर भी प्राप्त करता है। मतलब पाठ्यक्रम सिर्फ विद्यालय के कार्यों से संदर्भित नहीं होता है। पाठ्यक्रम एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो उसके विभिन्न अनुभवों का एक गठजोड़ होता है, समूह होता है। ये इस परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि क्रो एंड क्रो जो है इसके संदर्भ में बताया कि पाठ्यक्रम में सीखने वाले बालक के वे सभी गुण निहित होते हैं जो विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर दोनों ही जगह प्राप्त करता है। ठीक है, ये समस्त अनुभव जो उसके जितने भी अनुभव हैं, ये सभी अनुभव एक कार्यक्रम में निहित होते हैं। कहाँ निहित होते हैं? कार्यक्रम में निहित होते हैं, जो उनके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक रूप को विकसित होने में सहायता प्रदान करते हैं। ये स्पष्ट रूप से क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम के रूप जो है परिभाषाएं दी गई थी। अब देखते हैं, तो इसका कुछ इंग्लिश वर्जन भी दिया है, आप सभी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे है करिकुलम include all our learners experiences in or outside school that are included in a program which has been devised to help his develop manually, emotionally, socially, spiritually and morally। ठीक है, तो ये मॉरली ये सभी कुछ इसमें दिया गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही परिभाषा है। आपको जैसा भी अच्छा लगे, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। भले ही ये पुस्तक के द्वारा ही लिया गया है, लेकिन ऑथेंटिक चीज़ आपको मिल रही है। हम उन भाई बहनों के लिए खास करके ये चीज़ें लाने का प्रयास किए जिन्होंने अभी तक बीएड फर्स्ट ईयर के
बुक्स को नहीं खरीद सका और किसी कारण से वो लॉकडाउन में उन्हें नहीं मिल पा रहा होगा, तो इसके लिए हमने ये सेशन बनाई है आप सभी के लिए स्पष्ट रूप से। तो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखते हैं। और पेने के अनुसार एक इसका परिभाषा दिया गया है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आती हैं। ठीक है, ये इन्होंने परिस्थितियों को लिया है, तो वे सारी परिस्थितियां आती है जिनका प्रत्यक्ष संगठन होता है और चयन बालक के व्यक्तित्व विकास लाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु विद्यालय द्वारा किया जाता है। ये सभी चीज़ें पेने के अनुसार, पेने ने कहा कि पाठ्यक्रम में के अंतर्गत वे सारी परिस्थितियां आती है जिनका प्रत्येक संगठन और चयन बालकों के व्यक्तित्व के विकास लाने में परिवर्तन लाने के लिए विद्यालय के द्वारा किया जाता है। तो ये स्पष्ट रूप से एक परिभाषाएं पेने के अनुसार हमने आपको दिखाई। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आपको किसी भी मतलब थ्योरेटिकल एग्जामिनेशंस के लिए कोई भी परिभाषाएं आपको बाहर से खोजने की आवश्यकता नहीं है। सारी परिभाषाओं को हमने यहाँ पर लिया है और स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप देखेंगे कि रूडयार्ड वो हेनरी के अनुसार जो परिभाषाएँ दी गई है, अपने व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण विद्यालय वातावरण आता है। क्या आता है? संपूर्ण विद्यालयी वातावरण आता है, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स जिसमें पाठ्य वस्तु, क्रियाएं, पढ़ना तथा साहचर्य सम्मिलित है, जो छात्र को विद्यालय के अंदर दिया जाता है, विद्यालय में प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जो परिभाषाएं दी गई थी रूडयार्ड हेनरी के अनुसार। ठीक है, पाठ्यक्रम के संदर्भ में ये सारी परिभाषाएं स्पष्ट रूप से आपके सामने। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगले परिभाषाओं के संदर्भ में यदि हम बात करें तो यहाँ है आपका कनिंघम महोदय का एक परिभाषा। ठीक है, किसका है? कनिंघम महोदय का परिभाषा है। कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है। यहाँ पर शिक्षक को एक कलाकार की संज्ञा दी है। यहाँ आप देखेंगे कनिंघम महोदय ने शिक्षक को एक कलाकार की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? कलाकार की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम है कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक साधन है। क्या है? एक साधन है। वह इसके माध्यम से वह जो है अपने पदार्थ मतलब विद्यार्थी को, छात्र को पदार्थ की संज्ञा उन्होंने दी। तो पदार्थ को अपने आदर्श यानी कि अपने उद्देश्य के अनुसार, आदर्श को उद्देश्य से संबोधित किया है, कक्षा यानी स्कूल में ढाल सकें। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से कनिंघम महोदय का परिभाषा था। इसके संदर्भ में आगे देखते हैं। एनन के अनुसार एक परिभाषा है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। सबसे स्पष्ट, सबसे सरल, सबसे छोटा परिभाषा इनका है। तो काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। जो परिभाषाएं एक दो परिभाषाएं हम लोगों को याद रखनी चाहिए, ताकि हमारा जो लिखित जो एग्जामिनेशन हो वो काफ़ी इफेक्टिव बन सके और हम जो है क्वेश्चन से अच्छे नंबर ला सकें। इसके लिए उसके थोड़े हर एक तथ्यों को हमें उसमें सम्मिलित करना चाहिए और जो तथ्य उसमें पूछा जाता है उसको हम डीपली रूप से लिखें, लेकिन जो चीज़ें नहीं पूछी जा रही है उसके संदर्भ में भी हमें कुछ न कुछ चर्चा जरूर करनी चाहिए प्रश्न के अंदर, ताकि हमारा अच्छा नंबर वहाँ से आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एनन के अनुसार जो परिभाषा है, ये परिभाषा स्पष्ट रूप से आप याद रख सकते हैं, कोई बड़ी परिभाषाएं नहीं है। आगे देखते हैं। तो हेनरी जे ओटो, बहुत सारी परिभाषाएं यहाँ पे, बहुत सारी परिभाषाएं। हेनरी जे ओटो के अनुसार पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति योग्य बनाने की आशा करते हैं। ठीक है, ये हेनरी जे ओटो ने कहा। क्या कहा कि पाठ्यक्रम वह साधन है। पाठ्यक्रम क्या है? साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों के शिक्षा के उद्देश्यों की प्रति, यानी कि शिक्षा के जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं उसकी प्राप्ति के प्रति हम आशा करते हैं। ठीक है, ये होता है पाठ्यक्रम। आगे इसमें दिया है द करिकुलम माई बी कंसाइडर्ड एज द व्हीकल वेयर बाय एंड थ्रो which we have to enable children to achieve the objective of education। ठीक है, तो ये हेनरी जे ओटो के द्वारा कहा गया था। इसके बाद है ब्रूवेकर के अनुसार है। ठीक है, ब्रूवेकर के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के नियंत्रण में सीखने वाले के समस्त अनुभव आते हैं। पाठ्य वस्तु, पुस्तक, यहाँ तक कि अध्ययन विषय से अधिक है। ठीक है, पाठ्यक्रम संपूर्ण स्थिति तथा स्थितियों का समूह है जो शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक को प्राप्त होता है। इसके साथ ही इसमें और भी कुछ दिया गया है, देखते हैं। तो आगे है, इसके द्वारा विद्यालय के दरवाजे से गुजरने वाले
बालकों एवं युवकों के आचरण में परिवर्तन किया जाता है, यही पाठ्यक्रम होता है। ये अलग अलग जो है लोगों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, लेकिन हर एक परिभाषाओं में सिर्फ एक ही चीज़ निकलता है कि ये अनुभवों का एक संगठन है जो योगात्मक रूप से आपको दिखता है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीज़ें हैं, और भी लोगों के द्वारा दिया गया परिभाषा है। तो यहाँ पर शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया परिभाषा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है शिक्षा आयोग के द्वारा विद्यालय की देखभाल में उसके अंदर तथा बाहर अनेक प्रकार के कार्यकलापों छात्रों के विभिन्न अध्ययन अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, हम विद्यालय पाठ्यक्रम को इन अध्ययन अनुभवों में समष्टि कर मानते हैं। ठीक है, अध्ययन जो अनुभव है उनमें हम इसका समष्टि मानते हैं, मतलब उसमें उसका सम्मिश्रण मानते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। We conceive of the school curriculum as the totally of learning experiences that the school provides for the pupil through all the manifold achieves in the school or outside that are carried on under supervision। ठीक है, ये इंग्लिश में इसका परिभाषा था और हिंदी में भी था, दोनों ही परिभाषा हमने आपको बताई। जो इंग्लिश मीडियम के हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, वो इंग्लिश मीडियम की परिभाषाओं को आप लिख सकते हैं, या फिर जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम के लिख सकते हैं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट आपके सामने हमने लाने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं और किन बातों को यहाँ पर दिया गया है। तो शास्त्र केंद्रित विषयों की समझ व विद्यालय पाठ्यक्रम का आधार, ये चल रहा है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार भी यहाँ पाठ्यक्रम का अर्थ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर लिखा गया है कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल शास्त्रीय विषयों से नहीं होता है जिनको विद्यालय के परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाता है, बल्कि इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित होती है, जिनको बालक बहुत प्यार की क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है, मतलब बहुत मेहनत से प्राप्त करता है, जो विद्यालय, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल के मैदान तथा छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य होने वाले अनेक औपचारिक संपर्क में होती रहती है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है। क्या होता है? विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है, जो बालक के जीवन के सभी पक्षों को स्पर्श करती है। जितने भी पक्ष बालक के जीवन के होते हैं, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, चारित्रिक, वो सारे पक्षों को स्पर्श करता है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? संतुलित व्यक्तित्व विकास में सहायता प्रदान करता है। तो ये स्पष्ट यहाँ तक आप सभी को जानकारी मिल चुकी होगी। आगे देखते हैं और किन बातों का यहाँ पर समावेश किया गया। तो पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट आप देखेंगे। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए। हम सभी समझ नहीं पाते हैं कि क्या पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यचर्या क्या है। इसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई है, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो यहाँ दिया गया कि पाठ्यचर्या विषय विवरण या पाठ्य विवरण पाठ्यक्रम का एक अंग होता है। क्या होता है? पाठ्यक्रम का अंग होता है। शिक्षक कक्षा कक्ष में पाठ्य विवरण सिलेबस को आधार मानकर शिक्षण कार्य करता है। किसको आधार मानता है? सिलेबस को आधार मानता है। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, एक सिलेबस, एक करिकुलम। ठीक है, सिलेबस वो है जो कक्षा कक्ष में शिक्षक के द्वारा जो हम सभी को पढ़ाया जाता है, सिर्फ एक विषय को केंद्रित करता है, या फिर विषयों के मतलब जो चीज़ें पढ़नी है विषय में, उनको हम लोग सिलेबस बोलते हैं, पाठ्य विवरण बोलते हैं, उसी को हम लोग सिलेबस बोलते हैं। लेकिन जो हमारे लोग का करिकुलम है वो बहुत बड़ा ब्रॉड सेंस में है, जो मतलब समस्त क्रियाओं का, ना सिर्फ उस आपके विद्यालय क्रियाओं का, विद्यालय के मतलब विषय के क्रियाओं का, बल्कि वो समस्त क्रियाओं का, आपके विद्यालय के अंदर के, विद्यालय के बाहर के सभी क्रियाओं का योग होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आधार मानकर शिक्षण कार्य करता है, शिक्षक का यह ज्ञान एक निश्चित समयावधि में कितनी विषय वस्तु का शिक्षण किया जाना है तथा जो है विद्यार्थियों को क्या और कितना अधिगम कराना है, सिखाना है, ये इन चीज़ों का उसमें समावेश होता है। लेकिन कार्टर गुड एक चीज़ें बताती है इसके संदर्भ में। पाठ्य विवरणों की परिभाषा देते हुए कहा कि विषय का जो क्रम किसी अध्ययन क्षेत्र में उपाधि ग्रहण करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, विषय विवरण या पाठ्य विवरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विषय विवरण या पाठ्य विवरण कहलाता है। इतनी बातें आपको स्पष्ट रूप से याद रखनी है। अतः पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया गया है, अतः पाठ्यक्रम अपने में समस्त औपचारिक व अनौपचारिक ज्ञान एवं अनुभवों को समाहित किए रहते हैं, जिनसे बालक को संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोक्रियात्मक पक्ष का अथवा सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, ये स्पष्ट रूप से हम सभी को ज्ञात हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी यहाँ पर वातावरणीय कारक है जो प्रभावित कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम सभी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाठ्यक्रम की
प्राचीन और आधुनिक अवधारणा में क्या अंतर है, उसके संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पर दी गई है जो हम सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रश्न मतलब पाठ्यक्रम से संदर्भित यदि प्रश्न आपके पास आते हैं तो आप उनमें यदि इसके 1-2 पॉइंट को सम्मिलित कर देते हैं तो आपके प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, और नंबर आपके गेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऐसे मतलब चीज़ों का समावेश आपके उत्तर लेखन में, ठीक है। तो प्राचीन अवधारणा क्या थी पाठ्यक्रम के संदर्भ में, और जो वर्तमान समय में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य आधुनिक समय में जो उसकी अवधारणा है इसके संदर्भ में देखें तो सबसे पहले प्राचीन अवधारणा की बात करें तो यहाँ है कि केवल विषय वस्तु को ही महत्व देते हुए कुछ विषयों तक ही ज्ञान को सीमित मतलब ज्ञान सीमित था, ठीक है। विषय वस्तु को सिर्फ महत्व दिया जाता तो सिर्फ विषय वस्तु को यहाँ पर महत्व दिया जाता था और कुछ मतलब विषयों तक ही ज्ञान सीमित था। लेकिन यहाँ पर आधुनिक अवधारणा की बात करें तो यहाँ देखेंगे विषय वस्तु परियोजना, वाद विवाद, समस्या समाधान, प्रयोगशाला आदि शिक्षण विधियों के द्वारा लाने योग्य होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इतनी बातें आपने देखी इसके संदर्भ में, ये प्राचीन अवधारणा और जो अभी वर्तमान अवधारणा है उसके संदर्भ में। आगे है विषय वस्तु केवल स्मृति स्तर की होती थी, ठीक है। विषय वस्तु क्या होती थी, केवल स्मृति स्तर की होती थी, अर्थात रटने या ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल दिया जाता था, रटने अथवा ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल दिया जाता था, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसमें है सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान, सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान के समन्वित, व्यवहारिक ज्ञान के समन्वित व संतुलित रूप पर बल दिया जाता था, ठीक है, संतुलित रूप पर बल दिया जाता था। ये स्पष्ट रूप से एक बातें हैं, अर्थात रटने या ज्ञानात्मक पक्ष पर ही बल दिया जाता था, लेकिन इसमें रटने और ज्ञानात्मक पक्ष पर बल न देकर के व्यवहारिक ज्ञान समन्वित व संतुलित रूप पर बल दिया जाता है, जो वर्तमान समय की जो पाठ्यक्रम की अवधारणा है उसके संदर्भ में। आगे देखते हैं और किन बातों का यहाँ पर समावेश है। तो यहाँ देखें कि जो है विषय वस्तु केवल भाषण तथा पाठ्य पुस्तक के प्रयोग शिक्षण तक ही सीमित था, ठीक है। विषय वस्तु केवल भाषण तथा पाठ्य पुस्तक के प्रयोग शिक्षण विधि तक ही सीमित था। लेकिन अभी वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विद्यालय परिसर में संचालित सभी गतिविधि, जितने भी गतिविधि, खेल कूद, भाषण, है ना, जितने भी चीज़ें विद्यालय के अंदर कराई जाती है, वो सारी चीज़ें, पाठ्यसागामी क्रियाएं, शिक्षण क्रियाएं, हर एक चीज़, मतलब सब चीज़ों का समावेश यहाँ पर है, मतलब समग्रता पर यहाँ पर बल दिया जाता है, जो वर्तमान समय में आधुनिक समय में जो पाठ्यक्रम की अवधारणा है इसके अंदर, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया है एक और है, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर बल दिया जाता था। पहले के ज़माने में प्राचीन अवधारणा जो थी पाठ्यक्रम के संदर्भ में उसमें सिर्फ जो है वहाँ पर क्या दिया जाता था, सैद्धांतिक ज्ञानों पर बल दिया जाता था। लेकिन जो वर्तमान समय में जो पाठ्यक्रम है उसमें विषय वस्तु अवबोध व चिंतन स्तर के साथ व्यवहारिक हो, इस बात पर भी बल दिया जाता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से आपके लिए यहाँ पर हमने लेके आया, जिससे आप एक स्पष्ट नोट्स भी बना सकते हैं, स्पष्ट जानकारी आपको मिल सकती है, स्पष्ट रूप से आप इसको समझ भी सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे है पाठ्यक्रम का महत्व व उपयोगिता, ठीक है। पाठ्यक्रम का आखिर क्या महत्व है, क्यों हमने पाठ्यक्रम का निर्माण किया, पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता पड़ी थी, इसके संदर्भ में यहाँ पर बातें की गई है। तो कनिंघम महोदय के अनुसार, कनिंघम बताते हैं कि जो है कि कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है, जिसकी सहायता से वो सामग्री यानी विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार कलागृह यानी विद्यालय में निर्माण करता है, ठीक है। बच्चों का जो निर्माण करता है शिक्षक ही करता है, तो शिक्षक क्या हुआ, एक कलाकार हुआ, जो शिक्षक जो है छात्रों का निर्माण करता है, कहाँ पे, कलागृह में। मतलब कलागृह मतलब जहाँ वो अपना कला दिखाता है, तो शिक्षक अपनी कला को कहाँ दिखाते हैं, विद्यालय में दिखाते हैं। तो यहाँ पे कलागृह क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। कनिंघम महोदय के द्वारा कनिंघम की उक्त पंक्तियों में से ही कनिंघम का जो उक्त पंक्ति है इसके अनुसार ही पाठ्यक्रम की महत्ता स्पष्ट हो जाती है। वस्तुतः पाठ्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन है। पाठ्यक्रम क्या है, उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन है। बिल्कुल पाठ्यक्रम का निर्माण ही ऐसे इस प्रकार से किया जाता है जो उसमें कितनी शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, उन सभी चीज़ों का उसमें समावेश किया जाता है। इसीलिए पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम शिक्षण उद्देश्यों को, आदर्शों को जो है प्राप्ति का एक साधन है, ठीक है, साधन है। इसके अतिरिक्त यह निम्नलिखित रूप में भी उपयोगी है, और भी इसके उपयोग हैं, बहुत सारे उपयोग इसके संदर्भ में है, जिसको हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले दिया गया है कि पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम प्रचलित शिक्षा व्यवस्था तथा प्रणाली को सुव्यवस्थित करता है। जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था है, जो प्रचलित प्रणाली है, उसको क्या करता है, सुव्यवस्थित करता है, यानी कि व्यवस्थित रूप प्रदान करता है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे पाठ्यक्रम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
निर्मित किया जाता है। किस लिए निर्मित किया जाता है? उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित किया जाता है तथा विकसित किया जाता है, इसको बनाया जाता है। अतः जो है यहाँ पे दिया गया है कि ये उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। ठीक है, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होता है। पाठ्यक्रम की सहायता से हम प्रचलित दार्शनिक चिंतन का पता लगा सकते हैं। पाठ्यक्रम जो है पाठ्यक्रम कि समाज के तत्कालीन दार्शनिक चिंतन की छाप होती है। पाठ्यक्रम में जो है सामाजिक जो तात्कालिक दर्शन की उसमें क्या होती है? छाप होती है। ये बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। ठीक है, तो इतनी बातें हम सभी को ध्यान में रखनी है पाठ्यक्रम के संदर्भ में। और भी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो पाठ्यक्रम विभिन्न कक्षाओं की, ठीक है, पाठ्यक्रम क्या है? विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम विभिन्न कक्षाओं में पाठ्य सामग्री का निर्माण एवं विकास में सहायक होता है। पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक होता है। सुनिश्चित पाठ्यक्रम शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही दो या दो से अधिक शिक्षा प्रणालियों की तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। ठीक है, ये बातें यहाँ तक है। इसके बाद है पाठ्यक्रम की विश्लेषण। ठीक है, पाठ्यक्रम के विश्लेषण से शिक्षा स्तर व उत्थान पतन का भी ज्ञान होता है। शिक्षा स्तर के उत्थान व पतन का भी ज्ञान होता है। पाठ्यक्रम के आधार पर निर्मित पाठ्यपुस्तकों व पाठ्य सामग्री को ध्यान में रखते हैं शिक्षण पद्धतियों व विधियों का चयन किया जाता है। अतः पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों के चयन में सहायक होता है। ठीक है, पाठ्यक्रम क्या होता है? शिक्षण विधियों के चयन में सहायक होता है। इतनी बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। आगे देखते हैं, गणित को पाठ्यक्रम में स्थान देने के क्या कारण हैं? गणित को पाठ्यक्रम में क्यों स्थान दिया गया है? आखिर क्या कारण था गणित को पाठ्यक्रम में स्थान देने का? तो गणित के जो शिक्षण होते हैं उसके माध्यम से छात्रों में बौद्धिक विकास होता है, प्रयोगात्मक विकास होता है, अनुशासनात्मक संबंधित नैतिक सामाजिक विकास होता है। ठीक है, इसीलिए पाठ्यक्रम में गणित को महत्व दिया गया है। और यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है कि गणित के शिक्षण में छात्रों के बौद्धिक, प्रयोगात्मक, अनुशासन संबंधी, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक, जीविकोपार्जन संबंधी, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि मूल्यों का विकास होता है। अतः इसे पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको पाठ्यक्रम में स्थान के अन्य प्रमुख कारण निम्न हैं। सबसे पहले गणित का दैनिक जीवन जैसे आय व्यय, लेन देन आदि में महत्वपूर्ण स्थान है। गणित बालक में तार्किक योग्यता उत्पन्न करता है। ये दो बातें यहाँ पर स्पष्ट हैं। आगे देखते हैं, गणित द्वारा क्रमबद्ध, नियमित तथा शुद्धता के साथ कार्य को करना सीख सकता है। अतः ये एक यथार्थ विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? यथार्थ विज्ञान है। यह विज्ञान मतलब जो पाठ्यक्रम है, यह विज्ञान समस्त विषयों का जो गणित है हम सभी का, ठीक है, यह विज्ञान के समस्त विषयों का आधार है। ठीक है, समस्त विषयों का आधार है। सभी में गणित की आवश्यकता पड़ती है। अभी बताओ, बिना गणित के हम विज्ञान में कुछ कर पाते? अभी जो हमने चांद की दूरी मापी है, अभी जो हमने पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापी है, अभी जो हमने समुद्र की गहराई मापी है, अभी जो हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ऐसे निर्माण कर चुके हैं जो में पॉइंट में उसका आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें अभी आप जो विज्ञान में देख रहे हैं, इन सारे विज्ञानों के जो जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, जितने भी इसमें आप देख रहे हैं, जितने भी चीज़ें इसमें हो रही है, क्या ये संभव था यदि हमारे पास मैथमेटिक्स नहीं होता, यदि हमारे पास गणित नहीं होती, गणनाएं नहीं होती, तो हम ये चीज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गणित है, यह विज्ञान के समस्त विषयों का आधार है। ठीक है, और सभी में गणित की आवश्यकता पड़ती ही है। हम जब से जन्म लेते हैं तब से बच्चा कितना वजन का है, तो 3.5 kg का। बच्चे में मतलब कितनी मात्रा में ये है, कैल्शियम है और पोटेशियम है, जितनी भी चीज़ें हम लोग मापन करते हैं वो बिल्कुल किसी न किसी गणितीय रूप से जुड़ा ही होता है। तो हमारा सामाजिक संरचना भी गणितीय ढंग से ही चलता है। हर एक जगह पे हम लोगों को गणित का कार्य लगता है। तो गणित क्या करता है? मानसिक शक्ति का चरित्र निर्माण करता है, नैतिकता, अनुशासन आदि में सहायक होता है। ठीक है, ये बातें स्पष्ट रूप से हमें ध्यान में रहनी चाहिए। आगे है कि गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। गणित की भाषा क्या होती है? सार्वभौमिक होती है, मतलब सभी जगहों पर होता है। ठीक है, तथा इसमें सार्थक, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं, समुच्चय का अध्ययन किया जाता है। गणित में आधारभूत रूप से बीज गणितीय संरचना, तर्क यानी तर्क तथा क्रमिक संरचना, तर्क रूप का संरचना, क्रमिक संरचना होती है। ठीक है, स्पष्ट रूप से ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, आगे है पाठ्यक्रम की विशेषताएं। क्या है? पाठ्यक्रम की विशेषताएं। पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति का आधार एवं प्रतिबिंब होता है। पाठ्यक्रम क्या होता है? समाज की संस्कृति का आधार एवं प्रतिबिंब होता है तथा यह आवश्यकता अनुसार समाज की संस्कृति के अंगों का हस्तांतरण नई पीढ़ी को करता है। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण के 3 प्रमुख आधार होते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के क्या होते हैं? 3 प्रमुख आधार होते हैं। समाज की आवश्यकता,
संस्कृति का महत्वपूर्ण तथ्य होता है। सबसे पहले ये पाठ्यक्रम का जो निर्माण करते हैं, इसके 3 ही मुख्य महत्वपूर्ण आधार होते हैं, उन्हीं को हम लोगों को समझना है। आखिर पाठ्यक्रम का निर्माण हम किन आधारों को ध्यान में रखकर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम के निर्माण के 3 प्रमुख आधार होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले समाज की आवश्यकता, समाज की आवश्यकताओं को हम देखते हैं और इसके बाद उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। समाज में किन चीज़ों की आवश्यकता है, समाज में अडॉप्ट होने के लिए, समाज में एक व्यक्ति को रहने के लिए, सामाजिक होने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, ऐसी चीज़ों को हम पाठ्यक्रम में समावेश करें। दूसरी बात कि छात्रों की आवश्यकताएं व रुचि, मतलब छात्र किन चीज़ों में, किन विषयों में, किन चीज़ों को पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, उन सभी चीज़ों का समावेश होना चाहिए, जिससे छात्र का जो है व्यक्तित्व विकास हो सके, छात्रों के जीविकोपार्जन हेतु उन्हें शिक्षित किया जा सके, उन्हें जो है बौद्धिक रूप से जो है शारीरिक रूप से सक्षम किया जा सके। ये बातें यहाँ पर है स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो छात्र की आवश्यकता एवं रुचि। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है ज्ञान या विषय की प्रकृति, ठीक है। क्या है, ज्ञान या विषय की प्रकृति। तो ये चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखनी होगी। ज्ञान या विषय की प्रकृति क्या है, उसके संदर्भ में भी हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें जो है आप देखेंगे जो पाठ्यक्रम निर्माण के 3 प्रमुख आधार हैं और इसके आधार पर ही हम लोग पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इसके बाद है सामाजिक परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी अनिवार्य होता है। जैसे सामाजिक परिवर्तन, इसीलिए कहा जाता है कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, ठीक है। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ताकि जो सामाजिक मांग के अनुसार, सामाजिक संदर्भ के अनुसार हम उसमें परिवर्तन कर सकें, हम उसमें बदलाव कर सकें और पाठ्यक्रम को एक नया स्वरूप प्रदान कर सकें। समाज की क्या मांग है, समाज में किन चीज़ों की आवश्यकता है, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इन सभी चीज़ों को अनिवार्य रूप से उसमें सम्मिलित करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से जो है समाज को बदला जा सके, समाज में नई परिप्रेक्ष्य का उदय हो सके, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम जो है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन होता है। क्या है, साधन होता है, जिसे अंतिम न मानते हुए अनेक बार निर्मित तथा पुनर्निर्मित किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट रूप से हमने आपको बताई। आगे है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम एक व्यापक यानी कि ब्रॉडर शब्द है। पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द है जिसमें पाठ्य विवरण यानी सिलेबस तथा विद्यालय वातावरण से संबंधित प्रभावी एवं उपयोगी संपूर्ण अनुभवों का समावेश होता है। वास्तविक रूप से पाठ्यक्रम ही वह मार्ग है जो कि अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों को ही मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है। इस प्रकार क्या होता है, विद्यालय का संपूर्ण जीवन क्या होता है, पाठ्यक्रम बन जाता है, जिसमें बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्ष प्रभावित रहते हैं, बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्ष प्रभावित रहते हैं तथा यह उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सहायक होता है, ठीक है। क्या होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम के संबंध में सभी बातों का स्पष्टीकरण किया गया है, जिसके संदर्भ में हम लोगों ने बहुत सी बातें पढ़ी भी और बहुत सी बातें इसमें पढ़नी भी हम सभी को है। तो ठीक है, पाठ्य विवरण या पाठ्यचर्या सिलेबस क्या होता है उसके संदर्भ में कुछ बातें यहाँ पर दी गई है, उसको हम लोग देखते हैं। पाठ्य विवरण या पाठ्यचर्या सिलेबस जिसे हम लोग कहते हैं, तो चलिए देखते हैं उसके संदर्भ में यहाँ पे क्या बातें दी गई है। जब कक्षा में अध्यापन की दृष्टि से विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है, ठीक है, तो इसे पाठ्यचर्या कहते हैं, जो सिर्फ विषय वस्तु पर केंद्रित होती है, ठीक है। इसको जो है व्यवस्थित किया जाता है विषय वस्तु पर और उसके अनुसार जो शिक्षण कार्य किया जाता है, तो इसे ही पाठ्यचर्या या पाठ्य विवरण कहा जाता है, ठीक है। इसमें पूरे वर्ष विद्यालय में बालक को दिए जाने वाले ज्ञान तथा अनुभवों का उल्लेख किया जाता है, अर्थात पाठ्य विवरण में शिक्षक के विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम में उस ज्ञान को प्रदान करने के उचित विधियों, सामग्री, सहायक सामग्री आदि का परिविधियों का निर्माण किया जाता है। पाठ्य विवरण शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है तथा पाठ्य विवरण की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें सम्मिलित प्रत्यय, प्रकरण तथा ज्ञान शिक्षक के उद्देश्यों में कहाँ तक मतलब उद्देश्य की प्राप्ति में कहाँ तक सार्थक हुई है, कहाँ तक सहायक हुई है, कहाँ तक सिद्ध हुई है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर पाठ्यचर्या के संदर्भ में आपको दिया गया था, जो विवरण हम सभी का होता है उसके संदर्भ में। आगे देखते हैं और किन बातों का समावेश है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के संदर्भ में यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं। तो पाठ्यक्रम क्या होता है और पाठ्यचर्या क्या होता है, चलिए देखते हैं इसके संदर्भ में। तो ये पाठ्यक्रम है।
पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द होता है, व्यापक होता है, ठीक है। व्यापक मतलब ये सिर्फ ना एक विषय के विषय वस्तु को दिखाता है, बल्कि ये संपूर्ण पाठ्यक्रम मतलब पूरे मतलब शिक्षण क्रिया के दौरान, पूरे वर्ष के दौरान आपको क्या क्या किन किन चीज़ों को करना है, ये स्कूल के अंदर के क्रियाकलाप और स्कूल के बाहर के जीवन के जो क्रियाकलाप हैं उन सभी को ये जोड़ने का प्रयास करता है। तो ये एक व्यापक होता है और जो है पाठ्यचर्या जो होता है ये संकीर्ण होता है, छोटा होता है, इसमें उतनी चीज़ें सम्मिलित नहीं होती। ये सिर्फ एक विषय आदि को केंद्र मानकर बनाया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम जो होता है विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर की संपूर्ण जीवन को जो संदर्भित करता है, ठीक है। तो ये एक पाठ्यक्रम का एक व्यापक अंग मतलब जो है पाठ्यक्रम का एक अंग होता है। जो पाठ्यचर्या होता है वो पाठ्यक्रम का एक अंग होता है, लेकिन पाठ्यक्रम बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए तो उसका अंग है, ये एक अंग होता है, ये पाठ्यक्रम का एक अंग है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम बड़ा है और ये पाठ्यचर्या छोटा होता है। यह जीवन के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। कौन? पाठ्यक्रम जीवन के प्रत्येक पहलू को, मतलब ये चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक, भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, चारित्रिक जितने भी पक्ष होते हैं एक व्यक्ति के अंदर, जितने भी विकास के पक्ष होते हैं, विकसित होने के पक्ष होते हैं, उन सारे पक्षों को सम्मिलित करता है कौन? तो पाठ्यक्रम अपने अंदर सम्मिलित करता है। जबकि विषय वस्तु सिर्फ एक विषय के अंदर जो ज्ञान कौशल को अर्जित करना है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को वो सम्मिलित करता है। तो विषय की बात करता है हमारा पाठ्य वस्तु, जो विषय वस्तु होता है, जो पाठ्य विवरण होता है, लेकिन हमारे संपूर्ण एज ए होल जो हमारा संपूर्ण जो विकास है, संपूर्ण विकास के सभी पक्ष हैं, चारित्रिक, नैतिक, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, जितने भी पक्ष एक व्यक्ति के विकास के लिए होता है, वो संपूर्ण पक्षों का समावेश जो है वो समावेश हमारे पाठ्यक्रम के अंदर होता है, न कि हमारे पाठ्य वस्तु के अंदर। पाठ्य वस्तु सिर्फ एक विषय का, सिर्फ उसका एक अंग है, पाठ्यक्रम का एक अंग है पाठ्य वस्तु, न कि पूरा पाठ्यक्रम उसको हम माने, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको समझ में आनी चाहिए कि पाठ्यक्रम बड़ा है कि हम लोगों का सिलेबस बड़ा है। तो करिकुलम बड़ा है, सिलेबस उसका एक अंग है, ठीक है। बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। पाठ्यक्रम बड़ा है, सिलेबस उसका एक अंग है, जिसके माध्यम से उसके जो है उद्देश्यों को हम प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। आगे है यहाँ पे इसके समस्त प्रभाव मापनीय नहीं होते। जो पाठ्यक्रम के अंदर है, पाठ्यक्रम में मानसिक विकास भी है, पाठ्यक्रम में आपके विकास के सभी पक्ष हैं, नैतिक पक्ष, भौतिक पक्ष, तो इन सभी का मापन स्पष्ट रूप से संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जो विषय वस्तु की बात करें, एक विषय की बात करें, तो उसमें जितने भी ज्ञानात्मक चीज़ें होती है, जो ज्ञान की बातें होती है, हम उसका मापन कर सकते हैं एग्जामिनेशंस के माध्यम से, या फिर किसी भी दृष्टिकोण हम परीक्षण के माध्यम से उसका हम मापन कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं कि इसमें ज्ञान का कितना ट्रांसफर हुआ है, या फिर ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से कितनी वृद्धि इसमें हुई है। लेकिन हम यदि इसके बात करें, पाठ्यक्रम के संदर्भ की बात करें, तो इसमें हमारे बहुत सारे पक्ष होते हैं, मतलब विकास के जितने भी पक्ष होते हैं, सारे पक्षों का समावेश हमारे किस में होता है? तो पाठ्यक्रम में होता है। लेकिन पाठ्यक्रम के अंदर जो इतनी चीज़ें आती है, इसका मापन संभव नहीं है। किसी व्यक्ति में नीतिगत कितनी वृद्धि हुई है, मतलब उसके नैतिक विकास में कितना वृद्धि हुआ है, उसके चारित्रिक विकास में कितना वृद्धि हुआ है, चारित्रिक विकास में कितना ह्रास हुआ है, इन सभी चीज़ों का मापन संभव नहीं है। उनके मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास में कितनी वृद्धि हुई है, इसका स्पष्ट मापन संभव नहीं है। लेकिन जब हम किसी विषय को पढ़ाते हैं, तो उस विषय में हम किन किन चीज़ों को उन्हें पढ़ाए हैं और किन किन चीज़ों का ज्ञान उसके पास स्पष्ट रूप से पहुंच चुका है, इसका मापन हम करते हैं। किसी एग्जामिनेशंस के माध्यम से, किसी परीक्षा के माध्यम से हम उसकी ज्ञान का मापन कर लेते हैं। लेकिन हम उसके संज्ञानात्मक विकास के चीज़ों की बात करें, हम उसके मानसिक विकास की बात करें, तो हम उसका मापन वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से आपको समझनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी उपलब्धि का मापन मतलब मापनीय होता है, इसमें हम ज्ञान का मापन यहाँ पर हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम ज्ञान का मापन नहीं कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की बातें हैं, ठीक है। इसके बाद कि विद्यालय द्वारा निर्देशित परिचालित समस्त क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं, और इसमें जो है सिर्फ औपचारिक रूप से कक्षा कक्ष शिक्षण ही समाहित होता है। तो ये पाठ्यक्रम है और पाठ्य वस्तु है। बिल्कुल इसके संदर्भ में स्पष्ट रूप से आपको एक सटीक जानकारी आपको मिल गई होगी। किसी भी एग्जामिनेशंस में जब भी आप बैठेंगे, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम से संदर्भित सारे प्रश्न आते ही हैं, उसमें आप इसको लिख सकते हैं और अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूप से हमने ये सेशन आप सभी के लिए लाया है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। चलिए देखते हैं और किन किन चीज़ों का यहाँ पर समावेश किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे है समाप्ति की ओर ही है, हम लोग पहुंच जाएंगे जल्दी ही। तो अब है यहाँ पर पाठ्यक्रम के कुछ सिद्धांत, ठीक है। तो पाठ्यक्रम के सिद्धांत के संदर्भ में बात करेंगे। गणित का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय
निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ गणित की बात यहाँ पर की गई है, लेकिन हम किसी भी विषयों की जो पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो पाठ्यक्रम के निर्माण में इन सभी चीज़ों का हम सभी को स्पष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ कुछ जो है अंतर होते हैं उनके उद्देश्यों में जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए, लेकिन यहाँ खास करके गणित के संदर्भ में दिया है तो मैं आपको गणित के संदर्भ में बताऊंगा कि सबसे पहले गणित के संदर्भ में ही नहीं, पाठ्यक्रम का निर्माण जो होता है एक विषय के अंदर किन किन चीज़ों को मतलब किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति को स्पष्ट रूप से हम व्याख्यात करते हैं, उन सभी चीज़ों का ध्यान उसमें रखा जाता है। लेकिन हम किसी भी सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो इन बातों को हमें स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले बात यहाँ पे दिया गया है प्रेरणा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्रेरणा का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले ध्यान रखनी है कि हम जो पाठ का निर्माण कर रहे हैं, हम जो पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं, उसमें प्रेरणात्मक बातें होनी चाहिए, प्रेरणात्मक चीज़ें कुछ होनी चाहिए जो बच्चे को प्रेरणा प्रदान करे और उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा तत्पर करे, अग्रसर करे। ठीक है, तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? प्रेरणात्मक होना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम स्वयं छात्रों के सीखने के लिए कुछ प्रेरित नहीं करता तो वह भी अपने अंदर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। मतलब पाठ्यक्रम का ऐसा निर्माण होना चाहिए जो बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए कुछ प्रेरित करे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, तभी हमारा पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होता है वो सफल हो सकता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम उस समय तक छात्रों को प्रेरणा प्रदान नहीं कर सकता है जब तक वह छात्रों की रुचि, इच्छा, योग्यता, क्षमताओं पर आदि पर आधारित न हो। तो इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम को मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, क्योंकि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाते हैं तो छात्रों की रुचियों का हम ध्यान नहीं रख सकते, छात्रों की योग्यताओं का हम ध्यान नहीं रख सकते, उनके मानसिक आयु को हम ध्यान में नहीं रख सकते, जिसके माध्यम से हम उस जो पाठ्यक्रम का निर्माण करें उसके मस्तिष्क के अनुसार करें, उसके जो योग्यताएं हैं, उनके जो मानसिक आयु है उसके अनुसार यदि हम उसका निर्माण करते हैं तो छात्रों में उसको पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, योग्यताएं उसके अनुसार होगी तो वो उसको अडॉप्ट करेगा। तो इस प्रकार से जो पाठ्यक्रम होना चाहिए मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए, आवश्यक है। ठीक है, तो ऐसे पाठ्यक्रम की रचना केवल बाल मनोविज्ञान ही कर सकता है। ऐसे पाठ्यक्रम की रचना केवल बाल मनोविज्ञान कर सकता है, क्योंकि मनोविज्ञान की बातें बाल मनोविज्ञान के अंदर ही है और बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में ही जिन विशेषज्ञों को पता है वही तो पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से रचना कर सकते हैं, क्योंकि उसको बच्चों के विकास के बारे में पता है, बच्चों के जो संतुलित विकास के बारे में पता है, उसको उसके मानसिक विकास के बारे में पता है, उसकी मानसिक योग्यताओं के बारे में पता है, मानसिक मापन के बारे में उसको पता है, तो वही इस चीज़ों का निर्माण कर सकता है। तो इसके लिए एक मनोविज्ञान से जो संदर्भित शिक्षक होते हैं उनकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ही इसका निर्माण कर सकता है। यदि पाठ्यक्रम में इन सिद्धांतों की अवहेलना करता है, यदि पाठ्यक्रम इस सिद्धांतों की अवहेलना करता है तो छात्र पाठ में कोई रुचि नहीं ले सकता, नहीं लेगा। क्यों लेगा रुचि? क्योंकि उनकी जो मांग है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, आपने उनका ध्यान में नहीं रखा, आपने उनकी रुचियों को ध्यान में नहीं रखा, आपने उनकी मानसिक क्षमताओं को ध्यान में नहीं रखा, तो वो इसमें रुचि नहीं लेगा। ठीक है, उसको ये उबाऊ लगेगा बिल्कुल। तो इसीलिए शिक्षा शास्त्रियों की आवश्यकता है, बाल मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है जो ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण करेंगे। इसीलिए तो अभी आप देखेंगे कि बीएड के जो पाठ्यक्रम है इसमें आप चाइल्ड साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, आप इसमें कोर्स 1 में आप जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप में इतनी ज्ञान होनी चाहिए कि बच्चों में क्या रुचि है, बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, बच्चों की कितनी IQ है, बच्चों की कितनी मानसिक क्षमताएं हैं, इस उम्र की कितनी मानसिक क्षमताएं होती है। इस प्रकार के शिक्षकों को तैयार करना अभी के हमारी वर्तमान जो है शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य है, ताकि ये जो शिक्षक आगे बढ़ेंगे तो एक देश को अच्छे तरीके से चलाने वाले शिक्षक बन सकें। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर कक्षा में छात्र शिक्षक के भय से शांत बैठा रहता है। बिल्कुल, जो पहले के ज़माने के जो शिक्षण थे, आदर्श शिक्षण की बात वहाँ पर की जाती थी, वहाँ पर बच्चे क्या होते थे, शांत ढंग से बैठे रहते थे। तो ये जो है जो शांत ढंग से बैठे रहते थे वो इन सिद्धांतों की अवहेलना कर रहा था, है ना। तो शिक्षक के भय से शांत बैठे रहेगा, पर वह कभी भी शिक्षण में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा। जब बच्चे डरे रहेंगे तो वो क्या सक्रिय रूप से भाग ले पाएंगे? वो अपने अंदर उठने वाले सारे प्रश्नों को क्या वो पूछ सकेंगे? नहीं पूछ सकेंगे ना। उसके लिए उसमें डर का नहीं होना है। शिक्षकों का जो रवैया छात्रों के प्रति हो बिल्कुल सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, है ना। यहाँ दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षक का जो दृष्टिकोण होना चाहिए मित्रतापूर्ण होना चाहिए। तो इन सभी बातों को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। वह कक्षा में एक श्रोता मात्र ही नहीं रह जाएगा, वह कक्षा में ऊब का अनुभव करेगा। ठीक है, ऊब का अनुभव करने लगेगा। इस प्रकार छात्र को विद्यालय के मध्य एक ऐसी गहरी दरार पड़ जाएगी जो कभी पूरा नहीं हो सकती। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आगे है व्यापकता का सिद्धांत। क्या है? व्यापकता का सिद्धांत। चलिए व्यापकता के सिद्धांत को देखते हैं। व्यापकता का सिद्धांत इसमें है प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस, यानी पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए। पाठ्यक्रम को
पुस्तकों, कक्षाओं, ठीक है, पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए और पाठ्यक्रम को पुस्तकों, कक्षाओं, पुस्तकालयों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। गणित विषय का ज्ञान का अर्जन करने के साधन केवल पुस्तकों तथा कक्षा शिक्षण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। गणित का ज्ञान संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण से अर्जित कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। व्यापकता को हम यहाँ दूसरे दृष्टिकोण से भी नियोजित कर सकते हैं। पाठ्यक्रम को इस प्रकार निर्मित करना चाहिए कि उससे किसी भी भावनाओं तथा धर्म पर आघात न लगे तथा उनके द्वारा किसी पर कटाक्ष न हो, ठीक है। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। आगे है क्रिया का सिद्धांत। क्या है यहाँ पर? क्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, क्रिया, बच्चों को क्रिया में जोड़ना चाहिए ताकि वो एक्टिव रह सके, वो शिक्षण के कार्यों में अधिक से अधिक जो है अपना योगदान दे सके, सीखने के लिए तत्पर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया का सिद्धांत है। तो क्रिया का सिद्धांत में पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? क्रिया प्रधान होनी चाहिए और एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए। मतलब बच्चे करके सीखते हैं, ठीक है। जॉन डीवी का ये सिद्धांत भी था, तो करके सीखने वाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि करके सीखते हैं बच्चे, स्वयं अपनी श्रेष्ठता प्राप्त कर चुका है। जिस ज्ञान का छात्र द्वारा संपादित करके सीखता है, तो मतलब जो भी ज्ञान छात्र अपने हाथों के द्वारा संपादित करके, कार्यों को करके संपादित करके यदि वो ज्ञान सीखते हैं, तो करके जो सीखते हैं वह ज्ञान अधिक अस्थायी होता है। क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है और यह प्रभावशाली होता है। कैसा होता है? प्रभावशाली होता है। इसके अलावा मनोविज्ञान हमें बतलाता है कि बच्चे स्वभावतः क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं? स्वभावतः क्रियाशील होते हैं। और यदि बालकों को इन क्रियाशील को सामाजिक दृष्टिकोण से उपयोगी कार्यों में प्रयोग न किया गया तो अबोध बालक हो सकता है, अपनी क्रियाशीलता के कारण असामाजिक कार्य कर बैठे, ठीक है। अबोध बालक हो सकता है कि असामाजिक कार्य कर बैठे। यदि पाठ्यक्रम बालकों की सक्रियता, रुचि कार्यों में व्यय कराने में सफल हो जाता है तो पाठ्यक्रम सार्थक समझा जाएगा। कैसा समझा जाएगा? सार्थक समझा जाएगा। इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम क्रियाशीलता को पूरा स्थान मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक